हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 और उसमें हमने शुरू किया था हेलो एल्केन। ठीक है, ये दो पार्ट में आता है। एक होता है हेलो एल्केन और दूसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ठीक है, उनमें से हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हेलो एल्केन के बारे में। और इस हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में से कैपिटल ए भी हो गया था, कैपिटल बी हो गया था। कैपिटल ए जो प्रिपरेशन मेथड था वो था फ्रॉम एल्कोहल। इसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हमने अल्कोहल को यूज़ करके हमने हेलो एल्केन को प्रोड्यूस किया था, RX को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा जो रिएक्शन पढ़ा था कैपिटल बी, वो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन को भी यूज़ किया था, हमने एल्कीन को भी यूज़ किया था और इन दोनों को यूज़ करके हमने RX में कन्वर्ट किया था, हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया था। आज जो हमको यहाँ पे तीसरा मेथड पढ़ना है ये है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा मेथड रहेगा? हैलोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कहाँ क्या होना चाहिए इसमें। रही बात RX की, तो हम यहाँ पे पहला हैलाइड लिखेंगे फ्लोरो एल्केन, दूसरा हैलाइड जो रहेगा वो रहेगा क्लोरो एल्केन, तीसरा हैलाइड जो रहेगा वो रहेगा ब्रोमो एल्केन और चौथा जो हैलाइड रहेगा वो रहेगा आयोडो एल्केन। तो ये रहेंगे हमारे चार हैलाइड, या तो चार हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। इनमें से हमने देखा था मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को प्रोड्यूस करते हैं और फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके रीज़न भी देखे थे, क्योंकि जब हम लोग हैलोजनेशन करेंगे मतलब हम रिएक्शन करेंगे RH का रिएक्शन X और X के साथ, तो ये HX बाहर निकल जाएगा और ये X जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा RX प्लस हमको मिलेगा HX। ठीक है, तो इफ़ हम ऐसा रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे H को हमने हैलोजन से एक्सचेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा RX। अब यहाँ पे ऐसा होता है, हम F2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, हम Br2 ले सकते हैं और I2 ले सकते हैं। फिर क्या हुआ था कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। आयोडीन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ये अपने आप रिएक्शन करता है, मतलब ये हमको स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देता है और इसीलिए हम ना ही F2 को यूज़ करते हैं ना ही I2 को यूज़ करेंगे इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। और जब हम लोग Cl2 और Br2 को यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट या तो RCl रहेगा या तो RBr रहेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में मिलने वाला जो हैलाइड होता है, मिलने वाला हैलाइड या तो क्लोराइड रहेगा या तो ब्रोमाइड रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? फ्लोराइड और आयोडाइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमको RF नहीं मिलेगा इजीली, साथ में RI भी इजीली नहीं मिलेगा और ये दोनों हमको इजीली मिलेंगे। क्लियर? सेम रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग R अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन किया था HX के साथ, यहाँ पे भी देखा था। यहाँ से भी हमने क्या किया था, यहाँ पे RCH अटैच टू CH2, ये CH3 बनेगा और ये X ऐसे मिला था। इसमें भी देखा था कि जनरली मिलने वाला प्रोडक्ट या तो क्लोरीड होता है या तो ब्रोमीन वाला होता है और इसीलिए हमको ये फ्लोराइड या तो आयोडाइड बनाना है, मतलब फ्लोरो एल्केन बनाना है या तो आयोडो एल्केन बनाना है, तो वहाँ पे हम जिस रिएक्शन को यूज़ करेंगे उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब क्या करना पड़ेगा,
हमको RCl यूज़ करना पड़ेगा और Cl के जगह फ्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया। तो इस हैलोजन को हम लोग दूसरे हैलोजन से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमको ये जो हैलो एल्केन है इसमें से हैलोजन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और एक हैलोजन को एक्सचेंज करने के लिए दूसरा हैलोजन हमको यूज़ करना है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को यूज़ करके हम फ्लोरो और आयोडो एल्केन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इस हैलो एल्केन में दो रिएक्शन आते हैं। एक रिएक्शन को बोला जाता है फिंकेलस्टेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिंकेलस्टेन रिएक्शन। और दूसरा जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इसको बोलेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कौन सा रहेगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो एक है फिंकेलस्टेन रिएक्शन और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है, RH का रिएक्शन करते हैं NaI के साथ। किसके साथ, NaI। और इफ हम ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा Ri विथ एलिमिनेशन ऑफ NaX। और ये रिएक्शन जो रहेगा ये किसके प्रेजेंस में करते हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में करेंगे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकेलस्टेन रिएक्शन। क्लियर। तो इस रिएक्शन को हमने फिंकेलस्टेन रिएक्शन बोला था। दूसरा जो रिएक्शन है RH का रिएक्शन करते हैं Hg2F2 के साथ। या तो हम यहाँ पे दूसरा जो यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। या तो यूज़ करेंगे हम लोग AgF का मतलब होता है सिल्वर फ्लोराइड। या तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे COF3, इसको हम लोग बोलेंगे कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। या तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे SbF3 स्टीबाइन ट्राइफ्लोराइड। तो ये जो होते हैं ये फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं। फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड, फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो फ्लोरीन को प्रोड्यूस करेंगे। और ये फ्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं और इस फ्लोरीन को यहाँ से एक्सचेंज करेंगे तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, RF रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे X का मतलब क्या रहेगा। नॉर्मली जो हैलाइड्स होते हैं या तो वो क्लोराइड्स होते हैं या तो वो ब्रोमाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे X का मतलब होता है या तो यहाँ पे क्लोरीन रहेगा या तो यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करके वहाँ पे आयोडीन को लगाना है। तो आयोडीन को लगाने के लिए हमने सोडियम आयोडाइड को यूज़ किया। हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी X का मतलब होता है या तो क्लोरीन रहेगा या तो ब्रोमीन रहेगा। और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से किसी एक को एक्सचेंज करेंगे और वहाँ पे फ्लोरीन को लगाएंगे तो मिलने वाला कंपाउंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लोराइड रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ पे हमको इन दोनों को बनाने के लिए हमको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी हैलोजनेटेड कंपाउंड है उस हैलोजनेटेड कंपाउंड में से एक हैलोजन को निकाल के वहां पे दूसरे हैलोजन को ऐड करने का रिएक्शन रहेगा जिसको हम बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक है फिंकेलस्टेन, दूसरा रहेगा श्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड के लिए, और फिंकेलस्टेन रिएक्शन रहेगा आयोडीनेटेड कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, NaCl। यहाँ पे Br रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, NaBr। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हमने एसीटोन को क्यों यूज़ किया। तो हमने एसीटोन को इसलिए यूज़ किया क्योंकि इफ़ हम यहाँ पे क्लोरिनेटेड कंपाउंड लेते हैं तो हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaCl। इफ़ हम यहाँ पे ब्रोमो एल्केन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिलने वाला जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, NaBr। ये दोनों के दोनों NaBr जो होते हैं ये एसीटोन में इनसोल्यूबल है।
कैसे हैं, इनसोल्यूबल, और एसीटोन में इनसोल्यूबल होने के वजह से इनको सेपरेट करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये जो आयोडो एल्केन बना है और ये जो NaX बना है, NaCl बनेगा और NaBr बनेगा। इफ वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स रहेंगे तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया हुआ है ये एसीटोन यूज किया हुआ है। ये एसीटोन क्या करता है, यहाँ पे बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट है NaCl और NaBr, ये दोनों के दोनों इसमें इनसोल्यूबल होते हैं एसीटोन में, और ये आयोडो एल्केन सोल्यूबल होता है। तो इफ हमने बोला कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने RX को यूज़ किया और NaI का रिएक्शन किया, मतलब क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को यूज़ किया, वहाँ पे NaI को भी यूज़ किया और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन रखा, एसीटोन। तो जैसे ये दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इनमें से एक प्रोडक्ट जो रहेगा वो एसीटोन में सोल्यूबल रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट जो रहेगा वो इनसोल्यूबल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे और फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ करके हम सोल्यूबल पार्ट और इनसोल्यूबल पार्ट इन दोनों को सेपरेट करेंगे और इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। तो यहाँ पे एसीटोन को हमने यूज इसलिए किया ताकि जो मिलने वाला बाय प्रोडक्ट है उसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इफ हम यहाँ पे इस एसीटोन को यूज नहीं करते हैं तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स रहेंगे, तो इन दोनों प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट एक बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, तो इन दोनों को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के सेपरेशन इजी होना चाहिए, इसलिए हमने इस एसीटोन को यूज़ किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोरीन और ब्रोमिनेटेड एल्केन को आयोडीनेटेड एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए NaI को यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बात आती है इनकी। देखो, आयोडीन को जो ऐड करेगा उसको बोलते हैं आयोडीनेटिंग एजेंट। आयोडीनेटिंग एजेंट, आयोडोनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो आयोडीन को सप्लाई करेगा। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही जो कंपाउंड आयोडीन को सप्लाई कर रहा है उसको बोलेंगे आयोडीनेटिंग एजेंट। यहाँ पे ये जो चार मॉलिक्यूल हैं Ag2F2, Hg2F2, AgF, COF3, SbF3, ये चारों के चारों कंपाउंड जो होते हैं वो फ्लोरीन को सप्लाई करते हैं और इस हैलोजन को फ्लोरीन से एक्सचेंज कराने का काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज द फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो जो मॉलिक्यूल फ्लोरीन को इजीली सप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और जो आयोडीन को इजीली सप्लाई करेंगे इट इज कॉल्ड एज आयोडीनेटिंग एजेंट। क्लियर? तो इस प्रकार से एक है फिंकेल्स्टेन और दूसरा रहेगा स्वार्ट्ज। तो फिंकेल्स्टेन में आयोडीन को निकाल के हमने क्लोरीन और ब्रोमीन को निकाल के हमने आयोडीन को लगाया है। स्वार्ट्ज में क्या करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन को लगाने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का यूज कहाँ पे आता है। क्लियर? अब यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ more than 2 halogens are present on same carbon atom, एक ही कार्बन एटम पे दो या दो से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट है तो COF3 और SbF3 इन फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड को यूज़ करना पड़ेगा। और इफ़ कभी ऐसा होता है उस एक कार्बन एटम के ऊपर दो से कम हैलोजन प्रेजेंट रहेंगे, उस टाइम पे हम लोग Ag2F2, Hg2F2 और
F को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये है एक फर्स्ट रिएक्शन फिंकेल्स्टेन, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो प्रोसीड कैसे होगा, क्लियर। तो ये रिएक्शन हमने किया RCl का, और यहाँ पे हमने यूज किया है NaI। ठीक है, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। ये जो होता है इट एक्ट एज अ सॉल्ट, और सॉल्ट होने के वजह से ये आयोनिक कंपाउंड है, और ये आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट है Na+ और I- में। ठीक है, अब ये Cl जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा खुद के ऊपर, तो यहाँ बनेगा R+ और ये बन जाएगा Cl-। फिर क्या करेंगे, Na का रिएक्शन Cl के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा NaCl, और ये R+ I- के साथ चले जाएगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा Ri-। इसको बोलेंगे हम लोग आयोडो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन को हमने आयोडो एल्केन में क्या किया, कन्वर्ट किया। क्लियर। इसी प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी इन दोनों का रिएक्शन हम लोग सेम वे से करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है ये आते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे CH3Cl का रिएक्शन करते हैं NaI के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CH3I विथ एलिमिनेशन ऑफ NaCl, और ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में करेंगे ताकि यहाँ पे मिलने वाला बाय प्रोडक्ट हम लोग इजीली सेपरेट कर पाए। सेम रिएक्शन, रिएक्टेंट सेम है, इसका रिएक्शन करते हैं AgF के साथ, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3F, साथ में यहाँ पे मिलेगा AgCl। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इनका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्लोरोमीथेन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड इट गिव आयोडोमीथेन विथ एलिमिनेशन ऑफ NaCl। आप यहाँ पे इसके बारे में भी लिख सकते हो कि ये रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन पूरा करेंगे, और NaCl को इजीली क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। क्लियर। तो ये होता है हमारा थर्ड रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें दो टाइप है, एक है फिंकेल्स्टेन और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन। ये जितने भी प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं ये हैलो एल्केन के प्रिपरेशन है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड के। नेक्स्ट वाला जो आता है उसको बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये जो हुन्स-डीकर रिएक्शन होता है, उस हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होगा, ये हुन्स-डीकर रिएक्शन में हमको ये देखना है कि R अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ आयन देगा तो ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं Ag+ के साथ। तो Ag+ का काम क्या है, ये जो निगेटिवली चार्ज आयन है, इस निगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या तो सिल्वर अल्केनोइड, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ करते हैं। ये रिएक्शन ओनली ब्रोमिनेटेड कंपाउंड बनाने के लिए है, ये बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
और ये रिएक्शन करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। और इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इफ हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा RBr, साथ में ये CO2 को रिलीज करेगा और यहाँ पे हमको मिलेगा AgBr। क्या मिलेगा? AgBr। ठीक है, हम इस रिएक्शन के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? R+1 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। इसका मतलब हमने एक कार्बन को रिलीज किया है, तो ये रिएक्शन जो रहेगा ये कौन सा रिएक्शन रहेगा? डिसेंट रिएक्शन रहेगा। पहले बताया था एसेंट रिएक्शन और डिसेंट रिएक्शन, तो इसमें पहली बात ये लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ डिसेंट रिएक्शन। दूसरा हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोल सकते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है और जिस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एज अ बाय प्रोडक्ट करके रिलीज करते हैं, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन। एक और बात, इफ ये R ग्रुप जो है, इफ ये R ग्रुप जो यहाँ पे अटैच्ड है COOH को, ये R ग्रुप इफ ये टर्शरी होता है तो मिलने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। हमको ब्रोमो एल्केन नहीं मिलेगा। तो ये रहेंगे उनके कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको ध्यान में रखना है। तो ये R प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, तो हमको ब्रोमो एल्केन मिलेगा। लेकिन इफ हम इस R को एज अ टर्शरी ग्रुप अटैच करते हैं तो यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। हमको ब्रोमो एल्केन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैकेनिज्म में हम लोग देख सकते हैं इसका, तो यहाँ पे रहेगा R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस और Ag प्लस। क्लियर है? किसके साथ रिएक्शन किया? Br के साथ, तो ये रहेगा Br प्लस और यहाँ रहेगा Br माइनस। क्लियर? अब क्या होगा, ये Ag+1 इस Br माइनस के साथ चले जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा AgBr। क्लियर है? फिर ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस। अब रही बात Br प्लस की, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, इसलिए ये इसको स्टेबलाइज करना पसंद नहीं करेगा। तो हैलोजन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए हम ये कंसीडर करते हैं, एक मिनट, ये Br प्लस है, Br माइनस है, Ag प्लस जो रहेगा वो इसके साथ चला गया। अब ये Br माइनस जो रहेगा वो ऑक्सीजन के पास आएगा तो यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो ऐसे बनेगा। क्लियर? अब देखो ये रिएक्शन हमने किसके प्रेजेंस में किया? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। क्या करना है? स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो अब ये रिएक्शन हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है। क्या करेगा? होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करेगा, या तो हम इसको बोलेंगे ये सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेगा। क्या करेगा? सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेगा। इसीलिए हमको यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन ही करना है। जैसे हम यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा हाफ, इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो अभी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ मिलेगा R रेडिकल। इसमें देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O रेडिकल अटैच टू O रेडिकल और ये रहेगा Br रेडिकल। क्लियर? अब क्या होगा,
ये R रेडिकल इस Br रेडिकल के साथ चले जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा RBr। क्वेश्चन इज दैट व्हाई इस बॉन्ड को हमने सिमेट्रिकली तोड़ा? बिकॉज दिस रिएक्शन ऑकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हर रिएक्शन चाहता है कि वो होमोलेटिक या सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन को के हिसाब से जाए, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन के हिसाब से नहीं जाए। तो जब ये सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो अब आप बोलोगे ये बॉन्ड तोड़ा क्यों? सही है ना, ये बॉन्ड टूटा क्यों? इसका रीजन ऐसा है, यहाँ पे देखो लोन पेयर है और इसके पास भी 3 लोन पेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, और इन दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन करेंगे, और डीकम्पोजिशन होने के बाद ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो ये मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा CO2। क्लियर? तो पहला हमको प्रोडक्ट क्या मिला था, AgBr। ये रिएक्शन जो है भले ही 1 लाइन में लिखी हुई है, लेकिन रिएक्शन 1 लाइन में ख़त्म नहीं होता है। ये रिएक्शन ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और ये पूरे रिएक्शन को उन्होंने एक सिंगल लाइन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कौन सी रिएक्शन को? हुन्स-डीकर रिएक्शन को। और ये हुन्स-डीकर रिएक्शन को इस प्रकार से लिखने के बाद हमारा मेन प्रोडक्ट है ब्रोमो एल्केन, जो यहाँ पे मिला है, साथ में CO2 मिला है, और साथ में क्या मिला है, AgBr मिला है। तो ये रहेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैं फिर से इसकी तरफ ध्यान आपका लेके जा रहा हूँ, और आपको एक बात फिर से पूछ रहा हूँ कि हमने इसको क्यों तोड़ा? इसका रीजन है ये रिपल्शन, ठीक है। और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे हमको मिला है RBr, और इसका लिमिटेशन भी है, यहाँ पे हमको ओनली क्या मिलेगा, ब्रोमो एल्केन ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो ब्रोमो एल्केन को बनाने के लिए, ओनली ब्रोमो एल्केन को बनाने के लिए फिंकेल्स्टेन रिएक्शन को क्या कर, हुन्स-डीकर रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका मैकेनिज्म। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस और Ag+। ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा? नाम फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसके जगह थोड़ी देर के लिए H कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? H। मान के चलते हैं कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है? 3, और 3 कार्बन की चेन होने की वजह से इसका नाम रहेगा प्रोपैनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपैनोइक एसिड। फिर क्या करेगा, ये एसिड जब H+ आयन देगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्ट ऑफ प्रोपैनोइक एसिड। और इस सॉल्ट को स्टेबिलाइज करने का काम कर रहा है Ag+, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपैनोइक एसिड। तो ये रहेगा इसका नाम। इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपैनोइक एसिड। और इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपैनोइक एसिड का रिएक्शन हमको करना है Br2 के साथ, और ये रिएक्शन करना है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। NPS नॉन पोलर सॉल्वेंट, या तो पोलर सॉल्वेंट, 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस और Ag+। क्लियर? यहाँ पे Br और Br सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे, ये तो आयंस है एक दूसरे को स्टेबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आयंस है तो यहाँ पे भी आयंस बनने ही चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बॉन्डेड नहीं है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कराने का काम करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे। तो एक बनेगा माइनस और दूसरा बनेगा प्लस। फिर क्या करेंगे, इस Ag+ को Br- के साथ लेके जाएंगे, तो हमको पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा AgBr।
सिल्वर ब्रोमाइड। फिर क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो इस निगेटिवली चार्ज के पास जाएगा, तो यहाँ से मिलने वाला जो रहेगा वो रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू Br। ठीक है, ये मेटल, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयोनिक होता है तो वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, तो ये आयोनिक फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा। क्योंकि आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर O और Ag है तो O नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को स्टेबिलाइज कर रहा है। आपने बोला कि ठीक है ये आयोनिक मॉलिक्यूल है, तो हमने मान लिया कि ये आयंस के फॉर्म में है, तो इसलिए ये दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड है, इसलिए यहाँ पे आयंस के फॉर्म में है, तो रिएक्शन पूरा होने के लिए इस Br2 में भी आयंस बननी चाहिए, वो हमने बना ली है। लेकिन देखो ये तो O माइनस है और ये Br प्लस है, तो जब ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा तो ये भी तो आयंस के फॉर्म में है। हाँ, ये भी तो आयंस के फॉर्म में है, लेकिन ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और इसलिए हमने यहाँ पे पूरा बॉन्ड लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये मेटल और ये नॉन मेटल है, और इसीलिए हमने यहाँ पे बॉन्ड को आयोनिक फॉर्म में लिखा है। क्लियर? बिकॉज ये जो बॉन्ड है Ag और O के बीच का, ये आयोनिक है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो 100% आयोनिक है, लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो रहेगा इसमें मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? तो इसलिए ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। हो गया? तो ये कोई छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए रिएक्शन को आगे करने के लिए। हाँ, अब बात आती है इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलाइज बनाने की। तो स्टेबिलाइज बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि रिएक्शन हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में कर रहे हैं, और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे तो हमको सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना है, तो हमने बॉन्ड फिजन सिमेट्रिकली कर दिया, हाफ हेडेड एरो। फुल हेडेड एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और हाफ हेडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और 1 बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास, दूसरा जाएगा इस कार्बन के पास। ये पूरा का पूरा हमारा R ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? R ग्रुप। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था, ये जो पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे टर्शरी वाला, इसकी तरफ भी ध्यान रखना है। क्या ये हमारा R ग्रुप टर्शरी है? नहीं, इसकी तरफ ध्यान रखना है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है? एक ये कार्बन, दिस वन, मतलब सिर्फ इतने को देखना है। या तो R ग्रुप को सेपरेट करते हैं, तो ये R ग्रुप को सेपरेट करेंगे तो क्या रहेगा? ये CH3 CH2 डैश। इसका मतलब ये जो R ग्रुप वाला कार्बन है ये कौन सा है? प्राइमरी। हम यहाँ लगा के नहीं देखेंगे, हम इस R ग्रुप को सेपरेट करके देखेंगे कि ये जिस कार्बन के थ्रू ज्वाइंट होने वाला है, हम यही मानेंगे ना ज्वाइंट होने वाला है, अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है? 1 कार्बन को। तो इस टाइम पे इस कार्बन को प्राइमरी बोलेंगे। ये जो R लिखा हुआ है ये R, ये ज्वाइंट होने के पहले वाला R है, मतलब इसको नहीं कंसिडर करना है, बस इसी को कंसिडर करना है कि इसके पास ये जिस कार्बन के थ्रू इस COOH को अटैच्ड है, COO माइनस और Ag प्लस को अटैच्ड है, तो उस कार्बन के पास डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है। क्लियर? उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ये कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी। मतलब ये इस कंडीशन में नहीं आता है तो हमको ब्रोमो एल्केन मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, बॉन्ड तोड़ दिया, तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या बना? CH3 CH2 रेडिकल। इसमें बनेगा C डबल बॉन्ड O अटैच टू O रेडिकल, C रेडिकल,
और यहाँ पे Br रेडिकल। नाउ दिस Br गोज हियर और ये CO2 बन जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमको मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, CH3CH2Br, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोमो इथेन। साथ में क्या मिलेगा, CO2, क्या मिलेगा, CO2। तो CO2 भी मिला हमको, ब्रोमो इथेन भी मिला और साथ में क्या मिला, AgBr भी मिला। ठीक है, हमको इसके कार्बन को देखना है, जब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ये काउंट करेंगे, तब इस कार्बन को नहीं देखना है। कौन से कार्बन को नहीं देखना है, COOH के कार्बन को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने प्रोपेनोइक एसिड को यूज़ किया। किसको, प्रोपेनोइक। अब यहाँ पे जो हमारा पूरा रिएक्टेंट है, पूरा रिएक्टेंट का 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। तो रिएक्टेंट के 1 मोल में कार्बन एटम 3 है, प्रोडक्ट के 1 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ डिसेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, डिसेंट रिएक्शन है। क्लियर? अभी हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+ का रिएक्शन करेंगे हम लोग Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NPS। NPS क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? इसकी बात करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं पहले। क्या होना चाहिए, ये रहेगा 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? हाँ, अब नॉमेनक्लेचर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। क्लियर है? तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक एसिड। जब Ag के जगह H रहेगा और उस H को निकाल लिया तो इक एसिड निकल जाएगा और यहाँ पे लगेगा ATE, तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोएट। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में नाम लिखा था कॉमन के हिसाब से, अभी जो नाम लिख रहे हैं वो IUPAC के हिसाब से। तो 2-मिथाइल प्रोपेनोएट को स्टेबिलाइज कर रहे सिल्वर, तो इसका नाम रहेगा सिल्वर 2-मिथाइल प्रोपेनोएट। इसका रिएक्शन हमको Br2 के साथ करना है। पहले इसको चेक करेंगे, हम R ग्रुप को निकाल ही लेते हैं। तो ये हमारा R ग्रुप है, सही है ना। तो R ग्रुप में जिस कार्बन के थ्रू ये COO- को अटैच्ड है, उस कार्बन को डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कार्बन कौन सा बनेगा, सेकेंडरी, तो इसके अंडर नहीं आएगा। मतलब हमको नॉर्मल रिएक्शन ही करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन में हमको मिलेगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर आएगा Br+ और ये AgBr निकल जाएगा। अब ये O- और ये प्लस क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा रेडिकल और ये मिलेगा रेडिकल और रेडिकल। क्लियर? अब रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा CO2 और ये Br जो रहेगा वो इधर आ जाएगा। इफ़ ऐसा होता है तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH Br अटैच टू CH3। क्लियर है? रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम आना चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन।
क्या होना चाहिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो इस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3, और इस 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होने की वजह से ये डिसेंट रिएक्शन रहेगा, और ये रहेगा हमारा रिएक्शन। एक एग्जाम्पल हम ये भी देख लेते हैं, जिसमें हमको क्या मिलना चाहिए, एल्कीन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एल्कीन। क्लियर है। तो उसमें क्या रहेगा, CH3C अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O- और Ag+। क्लियर है। इसका रिएक्शन करेंगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है। अब देखते हैं R ग्रुप कौन सा है, इसको हाइड कर लिया। तो जिस कार्बन के थ्रू ये COOH को अटैच्ड है, उस कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड है, और जब डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच रहेंगे तो इस कार्बन को बोलेंगे टर्शरी कार्बन, और ये जो टर्शरी कार्बन होने के वजह से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इन मिलेगा, तो हमको इतने ही कार्बन का एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन। तो बाय प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CH3C अटैच टू CH3 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमको मिलेगा AgBr, साथ में मिलेगा हमको HBr, और साथ में मिलेगा CO2। तो ये रहेगा हुर्ट्ज़-डिकर रिएक्शन। किसके लिए, जब ये R ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, टर्शरी रहेगा। उस टाइम पे हमको जो मिलने वाला प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एल्कीन रहेगा। एल्केन नहीं मिलेगा, और ना ही एल्केन का डेरिवेटिव मिलेगा। क्लियर है। तो ना ही एल्कीन मिलेगा, ना ही एल्केन का डेरिवेटिव हमको मिलेगा। तो ये है किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन को प्रिपेयर करने के ये रहेंगे 4 रिएक्शन। हैलो एल्केन को, हैलो अरेंज के नहीं है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, और अभी हमने देखा था हुर्ट्ज़-डिकर रिएक्शन। और ये रहेगा उसका लास्ट वाला एग्जांपल, जिसमें R ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा है, टर्शरी ग्रुप है, और टर्शरी ग्रुप होने की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पे एल्कीन देगा। क्या देगा, एल्कीन। ठीक है। तो ये है हुर्ट्ज़-डिकर रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रिपरेशन मेथड्स जो है किसके, हैलो एल्केन्स के है। ये सभी के सभी हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड।